चलिए 2-3 क्वेश्चन कराएंगे डेवलपमेंट के, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ओके क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज, मान लीजिए 4 फैमिली इन कंट्री में है और उनकी एवरेज पर कैपिटा इनकम 5000 रुपी है। तो पर कैपिटा इनकम क्या होती है? दैट इज सम ऑफ इनकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो पर कैपिटा इनकम ₹5000 है। फैमिली का एवरेज पहले ही निकाला जा चुका है, उन्होंने अपने अपने घर में टोटल इनकम में अपने परिवार के मेंबर से डिवाइड कर चुके हैं। तो फैमिली वाइज हम डिवाइड कर लें, सिर्फ इतना रह गया है। तो कितनी कितनी फैमिली है? 3 फैमिली की कितनी कितनी इनकम है बोलो? 4000 प्लस 7000 प्लस 3000 और 4th फैमिली दैट इज X। लेट द इनकम ऑफ 4th फैमिली इज income of 4th family is rupees X। तो ऐसी स्थिति में डिवाइडेड बाई 4 तो कितना हो जाएगा? 5000 इज इक्वल टू 7 4 11 3 14,000 प्लस X बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो कितना हो जाएगा? इंटू 4 इज इक्वल टू 14,000 प्लस X। और ये 20,000 आ गया और माइनस 14,000 इट इज इक्वल टू X, तो 6,000। इनकम ऑफ 4th फैमिली इज ₹6,000। ऐसे निकाला जा सकता है। What is the main criteria by the World Bank in classifying different countries? तो वर्ल्ड बैंक कैसे क्लासीफाई करता है? What is the main criteria of classification by World Bank? ओके पूछा जा रहा है व्हाट आर द लिमिटेशंस, इसके लिमिटेशंस क्या क्या है? So that is World Bank classify different countries on the basis of per capita income. World Bank classify countries on basis of per capita income if PCI of a country, कितना बताया था अभिषेक आपने? मुझे बताओ जरा प्लीज। तो उसे रिच कंट्री कहेंगे कितना? 49,300। दैट इज डॉलर 49,300 एंड अबव। इट इज एंड अबव है कि अबव है? मतलब इसे इंक्लूड किया गया कि नहीं? पर एनम। ठीक है, तब तो सही। इट इज रिच कंट्री इफ PCI इज कितना?
$2,500 or below, it is poor country. अब देखिए अब इसकी लिमिटेशन देखो, ये इसकी सीमाएं नहीं है, लेकिन इसके क्राइटेरिया में कुछ लूप होल्स हैं। लूप होल्स का मतलब खामियां। दैट इज पर कैपिटा इनकम इज कैन नॉट सोलली इंडिकेट द वेलफेयर ऑफ ए कंट्री। क्या पीसीआई अकेला कुछ कर सकता है क्या? कैन नॉट सोलली, सोलली का मतलब है अकेले, डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन या डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। मान लीजिए उसी कंट्री में 100 अडानी अंबानी हो गए, वही पर कैपिटा इनकम ना जाने कितनी बड़ा, बाकी सब गरीब ही गरीब हैं। वो कहेंगे मेरी डालो 10,000 अरब 20,000 अरब, और लोग कुछ लोग 100-200 डलवाएंगे, तो क्या वो कंट्री डेवलप्ड है अगर 100 अमीर है वहाँ पे? तो ये तो नहीं हो सकता। पर एक तो आप एवरेज निकालो, उससे कोई मतलब नहीं, पता नहीं उनके बीच में अमीर और गरीब के बीच खाई भी तो हो सकती है। देयर में बी ए लार्ज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इन द सेम कंट्री, एक ये भी तो लिमिटेशन हो सकती है। देयर मे बी a large gap between rich and poor people of same country। तो एक ये भी कमी है, इसलिए वो कैसे कह रहा है कि वो डेवलप्ड कंट्री है? उसने तो सबका एवरेज निकाला है, इससे बिल्कुल पता नहीं चलता। तीसरी चीज यही बात है। That means the distribution of money may not be even। लार्ज गैप का क्या मतलब होता है? कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी may not be even among people। तीसरा पॉइंट हो सकता है इट शुड इंक्लूड अदर, जैसे जैसे कहा जा सकता है मॉनेटेरियल, वो ऐसे भी ले सकता है एस्पेक्ट्स, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन। तब तो किसी कंट्री को डेवलप्ड और नॉन वो हो सकता है इक्वलिटी। तो इसलिए उसको क्या लेना चाहिए? इट शुड also look under non-economic development goals। such as education, equality, democratic rights, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सभी लेना चाहिए। इन वॉट रिस्पेक्ट यूएनडीपी जो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया करता है वो वर्ल्ड बैंक से डिफरेंट क्यों है? हाउ criteria of UNDP is different from World Bank in evaluating development। अगर एक क्राइटेरिया होता है तो उसे क्राइटेरियन कहते हैं, और बहुत सारे हैं जो क्राइटेरिया। मीडियम, मीडिया, तो मैंने यहाँ क्राइटेरिया लिखा है।
Now, total income and per capita income cannot solely determine, अकेले नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं the development of a nation. ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी दिव्या, डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन इज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ ईच सिटीजन। सिर्फ ये नहीं कि बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़े बड़े 10 बंगले देखे, उसमें लिखा था हर सिटीजन का डेवलपमेंट हो तब सिटी का उस देश का डेवलपमेंट कहा जाए। डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड with development of nation is associated of nation is associated with development of its citizen. ठीक है, तो ये जो है कैन नॉट डिटरमाइन ना, ये तो हम लोग बात समझ गए कि ऐसा होता है। वर्ल्ड बैंक टेक्स ओनली पीसीआई एज क्राइटेरियन, वहाँ क्राइटेरियन लिखना, और जब यूएनडीपी लिखना तो क्राइटेरिया लिखना, क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्राइटेरिया होंगे। क्राइटेरियन सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं। सो वर्ल्ड बैंक टेक्स considers PCI as single criterion ठीक है, while UNDP covers, क्या क्या कवर करता है तुम्हारे में टेबल बना हुआ है, एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस, PCI, ठीक है, टू फाइंड डेवलपमेंट इंडेक्स, टू कैलकुलेट रैंकिंग ऑफ कंट्री इन HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ये तो साल पूरे हर साल रिपोर्ट तैयार करता है वर्ल्ड बैंक, का बताएंगे कि हर साल करता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डू वी यूज एवरेज? आर देयर एनी लिमिटेशंस ऑफ देयर यूज? यूज, हमें कहाँ तक एवरेज यूज करना चाहिए? ओके, इन स्टेट विद एग्जांपल्स, एग्जांपल्स इन रिलेशन टू डेवलपमेंट। नाउ टोटल इनकम of a nation cannot be the criteria for comparison between two countries.
बिकॉज एक छोटा सोमालिया भी हो सकता है, बड़ा देश भारत भी हो सकता है, तो भारत की तो टोटल इनकम ज़्यादा हो जाएगी। बिकॉज द साइज ऑफ कंट्री इज डिफरेंट ना, तो हम कहते हैं टोटल इनकम जिसकी ज़्यादा होगी। कोई बहुत बड़ा देश है, पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है, और लेकिन एक छोटे से सोमालिया की कम होगी, लेकिन पाकिस्तान में हर एक आदमी कटोरा लिए हुए हैं, तो बड़े देश की तो टोटल इनकम ज़्यादा हो ही जाएगी। तो क्या हम ये मान लें कि वहाँ के हर सिटीजन का डेवलपमेंट इंडेक्स ज़्यादा है, बड़ा है? नहीं ना। So as size of different countries are different, size and area भी हो सकता है, and population भी different है। Actually सब कुछ तो population से होता है ना, population, हर एक population के हाथ में कितना पैसा आ रहा है, भरी पड़ी है population बांग्लादेश की तरह, तो ऐसी स्थिति में हर एक व्यक्ति के हाथ में तो कम पैसा आएगा ना। एक के घर में 8-8, 10-10 बच्चे हैं, अगर तो इतना कमा रहे हैं, हर एक के हाथ में कितना आया? नहीं। पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर डिफरेंट, सो द एवरेज इनकम ऑफ पर्सन, सो एवरेज इनकम ऑफ सिटीजन ऑफ ए कंट्री, ठीक है, दैट इज PCI। इसी तरीके से एवरेज इनकम निकाल लिया तो PCI हो जाएगा। अब देखो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो, कितने बच्चे इनरोल किए हैं अलग अलग लेवल पर, स्कूलिंग लेवल पर, कॉलेज लेवल पर। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो दैट इज एवरेज स्टूडेंट्स गोइंग टू स्कूल, ये सब भी हम देखेंगे। इट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, ये सारी चीज। आर द appropriate method on basis of which ranking of a country कैन बी डिटरमाइन। छोटा सा देश इटली है लेकिन डेवलप है, उसका कहीं GDP हमारे पास आसपास नहीं ठहरता, लेकिन उसके हर व्यक्ति के पास पैसे हैं, हर सुविधाएं हैं। कंट्री कैन बी जैसे मुंबई में तो बहुत बड़े अच्छे हॉस्पिटल हैं, पर 3-4 तो फेमस हॉस्पिटल है, वहाँ चले जाओ तो तुमको जो सिंगल कमरे में, बहुत पैसे वाले कमरे, हमारा भाई वहाँ भर्ती हुआ था, उसका किडनी का कुछ प्रॉब्लम था, तो जो बड़े बड़े कमरे हैं वहाँ इंडियन है ही नहीं, कोई दुबई से आया, कोई मलेशिया। वास्तव में 70 ऐसे देश हैं जिसमें सिटीजन मेडिकल पे पैसा ही नहीं खर्च करते, उनका मेडिकल प्रॉब्लम है, सरकार को फ़ोन करते हैं, सरकार कहती है ये प्रॉब्लम है, जाओ इंडिया, जाओ जापान, टिकट करा के भेज देती है, और वहाँ भी उनको ऐसे रखती है कि सिंगल कमरे में रहेंगे। कहेंगे कैसी सरकार है? हम लोग हैरान हो गए वहाँ देख के, वहाँ हम लोग की एंट्री ही नहीं है, उनका गेट नहीं खोल सकते, वहाँ उनका बाहर एक सर्वेंट भी बैठा हुआ है। इतनी सुविधा, और कौन कर रहा है उनसे पूछो, कहना हमको नहीं पता कितना खर्च हो रहा है, उनसे वजह से वो निकलते हैं ना, बातचीत करते हैं, वो तो कुछ लोग हिंदी जानते हैं, सब लोग हिंदी जानते हैं सब जगह, तो बताएंगे वो तो सरकार करती है, हमने तो फ़ोन कर दिया, जब ठीक हो जाएंगे हमको भेज दिया जाएगा दिस। ये चीज़ है। 70 देश ऐसे हैं, तुम सोचो पता नहीं किस बेसिस पे कर रहे हैं, हम 130 पे क्यों हैं? 70 देश में तो मेडिकल फैसिलिटी फ्री है, विदेशों में जा जाके इलाज करा रही सरकार, तो तुम कहाँ ठहरोगे, ठहर पाओगे?
However, it has certain limitations. Average cannot tell that the things are equally distributed or not. एवरेज का कभी हमें नहीं बताता, जैसे हमने PCI निकाल लिया, उससे क्या पता चलेगा डिस्ट्रीब्यूशन इज इवन और नॉट. हाउएवर इसकी लिमिटेशन क्या है बताओ, सीमाएं क्या है. एवरेज नेवर टेल्स दैट distribution is even or not. मान लीजिए हम इन सभी का एवरेज निकालें और पता चले सबके घर में एक एक फ्रिज है, लेकिन पता चला इन 4 लोगों के घर में फ्रिज ही नहीं है. और दिव्या के घर में 5 फ्रिज हैं, एक में आइसक्रीम भरी है, एक में एप्पल्स हैं, तो 5-5 फ्रिज रखे हैं, सब में अलग अलग चीज़ें भरी हुई हैं. तो क्या ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है? क्या ये सोशलिज्म है? सोशलिज्म का मतलब होता है कि हर एक के पास उतनी ही कमाई हो. जैसे लेनिन ने बताया था रेडियो में, आज से सबको 2 रोटी मिलेगी, मुबारक हो देशवासियों. इंजीनियर को भी 2 रोटी मिलेगी. 1930 में अनाउंस किया गया हमारे रेडियो में. तो वहाँ इंजीनियर को भी एक मिलती थी, भिखारी को भी एक. तो वो सोशलिज्म, वो भी अच्छी चीज़ नहीं है. वो अब 2nd चैप्टर पढ़ेंगे हिस्ट्री का. तो सोशलिज्म बहुत अच्छी चीज़ नहीं है ना. जो ज़्यादा मेहनत करे उसे ही समाज में ज़्यादा पाना चाहिए, नहीं तो लोग फिर मेहनत करना छोड़ देते हैं. चलो ओके. केरला विद लोअर PCI has better human development ranking than पंजाब. वाई? क्यों ऐसा है बोलो रिया? केरला की जो PCI है वो कम है हरियाणा से, तो फिर उसका रैंकिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग ज़्यादा क्यों है? कल बताया था. ज़्यादा है कि नहीं? चलो ना, क्वेश्चन नंबर 7. Kerala has lower PCI than Haryana. However, has better ranking in HDI. How? So, per capita income cannot be the sole determiner. अकेला नियामक नहीं हो सकता. Determiner of development. ठीक है. There are also non-development goals to be fulfilled by, looked after by government. There are non-economic development goals. Which government has to fulfill. अब जरा देखें कि अब वो जो तुम्हारे बुक में कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसमें बताया जा रहा है. लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और नेट अटेंडेंस रेशो. सो इन केरला लिटरेसी रेट इज बेटर. वैल्यू याद नहीं करनी है. लिटरेसी रेट इज बेटर. और 7 बच्चे शायद वहाँ 1000 में मरते हैं ना. इन्फेंट हरियाणा में 30 मरते होंगे. कितने हैं? मोर्टेलिटी रेट इज लेस. कम बच्चे वहाँ मर रहे हैं, इसका मतलब मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है. और नेट अटेंडेंस रेशो इज बेटर. एंड नेट अटेंडेंस, किसी भी नेट अटेंडेंस रेशो क्या है? 14 से 15 साल के बच्चे कितने स्कूल जाने, यही है क्या? और इनरोलमेंट रेशो है कि मतलब 100 बच्चों में कितने स्कूल गए, कितने कहाँ गए, यही होता है उस एज के बच्चे. तो नेट अटेंडेंस रेशो इज बेटर. ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? हाँ बोलिए.
एवरेज नेवर टेल्स दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज इवन और नॉट। हमें एवरेज नहीं बताता कि एवरेज आप निकाल लें, यहाँ इतना पैसा कमा रहे, क्या पता एक बहुत इसमें यूनिकॉर्न ही ना बैठा हो, 100 करोड़ हो जिसके पास, तो इज बेटर देन हरियाणा। ठीक है, सो इट इज अबव इन HDI, सो केरला इज अबव Haryana in HDI in ranking of HDI. Now find the present sources of energy that is used by people of India and what are the other possible sources. So find, अभी क्या यहाँ के लोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं of energy used by people of India. What are the other possibilities 50 years from now? What could be other possibilities? years from now, 50 साल बाद तो फिर फॉसिल फ्यूल नहीं रहेगा, तब लोग क्या यूज करेंगे? सो कोल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा जो भी पेट्रोलियम ऑयल्स, सो कोल, नेचुरल गैस को CNG कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और दैट इज पेट्रोलियम ऑयल्स, ये सारा है, आर द केरोसिन ऑयल, these are some non-renewable resource. Used ये होते हैं, and also बहुत सारे लोग पवन चक्की चलती रहती, कभी देखा है तुमने ट्रेन से? विंड, दैट इज विंड एनर्जी के वो नहीं होते हैं, विंड मिल्स, विंड मिल्स, सोलर पैनल्स, ऐसा भी है राजस्थान में विंड मिल बहुत ज़्यादा है, सोलर पैनल्स। इसी तरीके से बायोगैस, बायोगैस के भी प्लांट होते हैं, पढ़ेंगे हम लोग, और ऐसे ही बहुत सारी एटॉमिक एनर्जी भी होती है। इसमें ये कभी ऐसी चीज़ें ना, ये सारी कैसे है कि इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज या रिन्यूएबल, बायोगैस तो और एक्सक्रीटा निकलेगा, तो ये सब कैसी हो जाएंगी? एटॉमिक एनर्जी जरा हटा दें, सिर्फ इन तीनों की बात करें तो ये तो रिन्यूएबल है, दीज आर रिन्यूएबल। और कुछ अगर देखो तो सोलर पैनल तो इनएग्जॉस्टिबल भी है, ठीक है, रिन्यूएबल। अब बोलिए सर, नेचुरल गैस लिमिटेड में यूज करनी चाहिए या ज़्यादा यूज कर सकते हैं? सोर्सेज, अब ध्यान दो, यहाँ तक की बात हो गई, हटा देना इधर का, कि कभी कभी होता क्या है सर लास्ट वाला मत। चलो यहाँ देखो, ये पहाड़ है, ठीक है, और ये पहाड़ के बाद ये सी लेवल है, ऐसा होता है सी लेवल। तो यहाँ पर क्या, ये पानी भरा होगा, सब में पानी भरा होगा, कहीं कहीं सी लेवल में ऐसा भी हो सकता है, ऐसे जाए तो सी तो नीचे ही होगा कि नहीं, और ये पहाड़ है। तो जब यहाँ पर ये देखो, ये इतनी बड़ी वेल मरेगी तो कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी। सी बेड में भी नीचे बहुत बड़े बड़े क्रेट्स हैं, समझ आएगी नहीं, या क्रेस्ट है, इसको मतलब ट्रफ कहा जा सकता है। तो ये डिप्रेशंस, तो ये जो डिप्रेशंस हैं, सो सी एनिमल्स व्हेन दे डाई
दे अल्टीमेटली गेट डिपॉजिट। यहाँ पर ये कुछ मछली होगी या यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से टॉर्टोइज होगा, बहुत सारे इकट्ठे होते चले जाएंगे और साथ में ये नदियों के द्वारा लाई गई सिल्ट भी क्या इसके ऊपर जमा होती चली जाएगी। तो जिसको ये पता चल गया कि सी में डिप्रेशन कहाँ है, वहीं पर उनका वो अनडिकम्पोज रहते हैं, सिर्फ हीट और प्रेशर की वजह से वो ऑयल में बदल गए। और ऑयल में जब बदल गए तो इन्होंने जानते हैं यहाँ क्या कर दिया, इन्होंने जब यहाँ पर ये सब चले गए तो ये ऑयल बन गया और ऑयल के ऊपर ये सिल्ट जमा हुई, तो सिल्ट जमा होने की इसमें से गैस निकलती, वही CNG है। तो कभी कभी जब तुम निकालोगे तो ड्रिल यहाँ तक करोगे तो तुमको CNG मिल जाएगी और यहाँ तक करोगे तो क्या मिल जाएगा बताओ, ऑयल मिल जाएगा, जैसे क्रूड ऑयल। तो जितना तुम्हें है नेचुरल गैस, तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे कम इस्तेमाल करनी चाहिए कि ज़्यादा। CNG तो हमारा ये क्लीन फ्यूल है, जितना तुम्हारे पास अवेलेबल है तुम यूज़ करो। समझ आ गई। डिप्रेशन में तो जानवर मरते ही रहेंगे, लेकिन हम ज़्यादा रेट पे इस्तेमाल करें, मर उतनी तेज़ी से रहे नहीं, मरने का दर कम है, उतनी जल्दी क्या डिकम्पोज होगा, क्योंकि उनको डिकम्पोज होने में भी तो हज़ारों साल लगेंगे, 3 लाख साल फॉसिल फ्यूल बनने में लगते हैं। और जो यहाँ पे पेड़ दब गए, वो जो पेड़ दब गए, मान लीजिए कहीं बहुत सारा कुछ हुआ, कैटास्ट्रोफ हुआ, तो उससे बन गए कोयला, वो भी फॉसिल है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन गेट बरीड एंड रिमेन नॉन डिकम्पोज, उसी को तो जीवाश्म कहते हैं, और उनसे मिलने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। सो बिफोर, जब यहाँ पर ये देखो 300 मिलियन ईयर्स है, वो एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड, वो 3 किलोमीटर लंबा था, जोधपुर के बराबर, वो टकरा गया धरती पर, तो सारा इधर तो धरती हुआ, सारे जंगल दब गए, तो उससे ये काम हुआ होगा और उसकी वजह से कोयला बना। और 3 मिलियन ईयर्स, 300 मिलियन ईयर्स, और ये कितना ईयर है 3 मिलियन ईयर्स। तो इसमें जो है, जो इसमें दब गया उसको कहते हैं पेट्रोलियम। पेट्रो का मतलब है रॉक, रॉक को फोड़ के जो निकले उस ऑयल को क्या कहेंगे, पेट्रोलियम। जब वो निकलेगा वो बहुत गाढ़ा गाढ़ा है, वो बिल्कुल तुमको लगेगा कि कोई मरा हुआ जानवर है, इतनी बदबू आती है। जो क्रूड ऑयल जहाँ निकाला जा रहा है, वो सच में उन लोगों को सलाम करना चाहिए जो क्रूड ऑयल जहाँ निकल रहा है वहाँ काम कर, क्योंकि वो सड़े हुए जानवर ही तो हैं जो अनडिकम्प्यूट, उसको रिफाइन करके उससे क्या क्या बनाया गया है बताओ, उसी से कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, सब चीज़ उससे बनी। इवन कोलटार जो सड़क है वो भी बनी। हेलो, नमस्ते। हाँ जी, मैडम से बात करें। पानी बंद कर दो तो पानी पीते। तो तुमको समझ में आ गया अमन कि कैसे, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। सो दीज आर सम रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये हम लोग कार्बन कंपाउंड में पढ़ने वाले हैं जो आपने पूछा, उसमें डिटेल से पता चलेगा सब चीज़। सो एज जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, will get consumed. So world has to rely upon, या has to depend on renewable natural resources. तो उसके लिए वो क्या करेगा बताइए। तो इसका है वर्ल्ड में आफ्टर 50 इयर्स क्या होगा, आफ्टर 50 इयर्स एटॉमिक एनर्जी। अभी भी बहुत सारे देशों में एटॉमिक एनर्जी है, और यहाँ पर हमारे यहाँ भी BARC है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसमें मुंबई में भी है। मुंबई में चेंबूर में मेरा भाई उसमें काम कर रहा है। पूरे मुंबई में अगर किसी से पूछो लोड शेडिंग क्या होती है, बोले हमको तो पता नहीं, उनकी ज़िंदगी में कभी बिजली ही नहीं गई मुंबई में, तो उन्हें मालूम क्या हो, कभी तक नहीं गई। वहाँ एटॉमिक एनर्जी से बन रहा है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो होमी जहांगीर भाभा थे ना हमारे यहाँ के एक साइंटिस्ट,
तो वो उन्होंने न्यूक्लियर कराया, ये सब कराया, और अमेरिका के कहने पर कांग्रेस सरकार ने उनको एक एयरक्राफ्ट को क्रैश कराया। बोले तुम्हारा देश अब परमाणु एटॉमिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना पैसा लो, इनको क्रैश कराओ, मरवा दीजिए। ठीक है, मतलब सब कुछ पता चल गया लेकिन किसी पे एक्शन नहीं हुआ, इतनी बात है। तो ठीक है, एटॉमिक एनर्जी हो जाएगी तो जो भी चीज़ है यूरेनियम और इन सब से हम क्या करेंगे बताइए। हमें मालूम है कि आगे आपको मालूम है न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फिजन करके कुछ होता है, तो कुछ जिन में ये एटॉमिक एनर्जी जो येलो येलो करके नहीं दिखाए गए, देखो यूरेनियम के बाद ये सब किसके ऐसे येलो येलो दिखाए कि नहीं, इन सब में ये जब भी क्या होते हैं कि स्प्लिट होते हैं, बड़े बड़े हैवी एटम टूट जाते हैं छोटे छोटे में, और उसमें बहुत एनर्जी रिलीज होती है। क्या उस एनर्जी से पानी को बॉयल किया जा सकता है या स्टीम बनाई जा सकती है? उस स्टीम से क्या टरबाइन घूमेगी, और टरबाइन घूमेगी तो बिजली बन जाएगी। कोई भी चीज़ हमने आपको घुमा के दिखाई होगी ना कि वो लाइट बन जाती है, तो कभी भी टरबाइन अगर आप घुमा दोगे वो मैग्नेट वाला रहेगा। कभी कभी लोगों के पहिए से आजकल सब गाड़ियाँ नहीं चली हैं, व्हील घूमती है तो आगे की हेडलाइट जलती है। नई जितनी भी गाड़ियाँ इन सब में अपने आप पूरा दिन जला करती लाइट। तो जब भी कोई चीज़ ऐसे रोटेट अगर करा दो किसी टरबाइन को, तो उससे क्या होता है, और दोनों तरफ मैग्नेट लगा दो तो उसी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। वो भी चैप्टर आपके 10th में है, वो हम देखेंगे। तो एटॉमिक एनर्जी विल बी, अभी ये नॉन कन्वेंशनल है, फिर कन्वेंशनल हो जाएगा। 30 साल पहले हम लोग किसी के यहाँ जाते थे तो हम लोग घर में आते थे, उनके यहाँ गैस से खाना बन रहा, तब नॉन कन्वेंशनल थी, और आज हर घर में गैस है। तो अब वो चीज़, जब कोई चीज़ लोग बिल्कुल नई नहीं होती है तो उससे कन्वेंशनल, वो एक तरीके का क्या है, गैर परंपरागत होता है। फिर धीरे धीरे वो परंपरा में आ गया कि भाई ये तो कन्वेंशन है, हमारे सभी के यहाँ है। कन्वेंशन का मतलब परंपरागत, वो परंपरा में आ गया। एटॉमिक एनर्जी विल बी कन्वेंशनल, हर एक के घर में एटॉमिक एनर्जी से आएगी। तुम ये सोचो डैम एम से आएगी, डैम से की ज़रूरत भी नहीं है। समझ में आ गई बात की नहीं? और हमें नेचर को ज़्यादा डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि उस समय का नेचर बहुत डेलिकेट होगा। जरा सा तुमने किया, क्योंकि बहुत छेड़छाड़ हो चुकी है, अब पता नहीं कितनी और छेड़छाड़ी बर्दाश्त करेगा, नहीं तो ज़्यादा तो नहीं करेगा, बहुत हम लोग कर चुके हैं कि नहीं। सो इसलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोड होने वाली है ऐसी स्थिति में, और हमारे पास पावर ज़्यादा होने वाली है। हम चाहे तो नेचर से बहुत खिलवाड़ कर लेंगे, लेकिन नेचर का छोटा सा कैटास्ट्रोफ, थोड़ा सा 1-2 डिग्री का ही अंतर ही पता नहीं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ले आए, वो पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा कर दे। तो हमें पता नहीं ना, ऐसा हो भी रहा है कई जगह। दुबई में बाढ़ आ जाती है, ऐसा हो जाता है कि नहीं? हमको उसके रीजन्स हम ढूंढते हैं, वहाँ तो बाढ़ आ चुकी, लोग मर चुके, तो यही चीज़ है। तो हम क्या देखेंगे 50 साल बाद, एटॉमिक एनर्जी मे बी सम कन्वेंशनल मेथड ऑफ हार्नेसिंग एनर्जी, इससे एनर्जी पैदा की जा सकेगी। और क्या हो सकता है बताओ? इसके अलावा हाइड्रोजन में बी यूज्ड। हम लोग क्या कर सकेंगे, अभी हमारे पास पानी की कमी नहीं है, तो अगर कोई H2O को किस मेथड से, बोलो, H2+O2 में तोड़ ले, इसको हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस से होता है कि नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन हमारे पास ये अभी करना बहुत महंगा पड़ रहा है। अगर हम इसको, इफ हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस्ड, इंडिया इस पे काम कर रहा है और एक समय पे ये एनर्जी का मास्टर होगा, काम बड़ी तेजी से चल रहा है कि कितने इकोनॉमिक तरीके से। फिर हम किसी से, हमारे यहाँ की 60% जो पैसा है तुम रेवेन्यू देती हो, 60% सिर्फ डीजल और पेट्रोल खरीदने में खर्च हो जाता है। अगर हम खुद एनर्जी बनाने लग गए तो बोलो हमारा कितना पैसा बचेगा, बचेगा कि नहीं? हम क्यों खरीदें दूसरे से फोसिल? ठीक है, सुनती भी जाओ, ज्वाइन भी करती जाओ, काशी दोनों काम एक साथ करना है तुम्हें, ये बहुत हार्ड वर्क होगा तुम्हारे लिए। नाउ इफ H2 कैन बी रिलीज्ड एट इकोनॉमिकल रेट, इन फ्यूचर, तो इट विल रिप्लेस CNG। ये किसको रिप्लेस कर देगा? CNG अभी चल रही है, CNG भी अभी कन्वेंशनल को बन गई है, पहले तो वो भी नहीं दिखती थी, 1 ही 2 में थे कि नहीं। तो इट विल रिप्लेस CNG, ये भी हो सकता है। इसके अलावा अब देखिए, ओके, what is the issue of sustainability important for development? Question number 9. Why sustainability is important
डेवलपमेंट, तुमने खूब डेवलपमेंट कर लिया। मैंने बताओ, तुमने अच्छी अच्छी महंगी महंगी कारें बना के सस्ती सस्ती कारें। अब आप ये देखो, दुनिया में पहले क्या होता था, 1 MB की स्पीड से मोबाइल चलता था, फिर धीरे धीरे 10 MB की स्पीड हो गई, Mbps होती कि नहीं, अब कहीं कहीं 100 की स्पीड है। और उसी तरीके से स्टोरेज कैपेसिटी भी तुम्हारे स्टोरेज डिवाइस की बढ़ती चली जा रही है, 10 GB 100 GB इतना इतना डेटा होता है। तो किसी साइंटिस्ट ने कहा था, जिस हिसाब से मोबाइल और ये स्टोरेज डिवाइस तरक्की कर रही हैं, अगर इस तरीके से ऑटोमोबाइल तरक्की करें तो गाड़ी को पार्क करने की बजाय फेंक देना ज़्यादा सस्ता पड़ता। पार्क करने में 100 रुपये, यानी अगर उसी स्पीड से, समझ जाओ कि किस स्पीड से मोबाइल तरक्की कर रहा है, कहीं पार्किंग चार्ज 100 रुपये मिल रहा, फेंक दो, अगली ले लें। ये तो आप समझ लीजिए। फिर भी मैं बता रहा हूँ, ऑटोमोबाइल नई नई बन रही है, सस्ती सस्ती लोगों को मिल रही हैं। अब तुम सोचो, तुमने सबको बांट दी, बोले हमने तो बड़ा डेवलपमेंट कर दिया, फिर 10 साल बोलो पेट्रोल खत्म, चलो अब अपनी अपनी गाड़ी में रहो, उसी में चूल्हा रख के खाना बनाओ। तो गाड़ी फिर रहने के लिए काम आएगी जब पेट्रोल तो रहेगा नहीं। तो जो डेवलपमेंट ज़्यादा समय तक न चल सके, क्या वो विकास सतत पोषणीय विकास होगा? डेवलपमेंट शुड बी ऑफ सच काइंड दैट इट कैन लास्ट फॉर एवर, तभी वो डेवलपमेंट माना जाएगा। 2 दिन के लिए जो तुम डेवलपमेंट कर लो, तुम्हारे रिसोर्स आगे रहे ना, और तुम डेवलपमेंट करके दे दो, बिना रिसोर्स के फिर आगे वाले क्या करेंगे उन सब चीज़ों का? हो पाएगा क्या? तुम गैस चूल्हे खूब सारे बना दो और पता चला CNG ही नहीं है, तुम LPG दे ही नहीं पाए, उन चूल्हों का क्या होगा? क्या करोगे? तो वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है ना। तो इसलिए दिस इशू इज बहुत, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इम्पॉर्टेंट, सस्टेन का मतलब क्या? जैसे तुमने 9th में 90% लाए, 10th में भी 90 लाओगे, 11th में भी 90 लाओगे, तो तुम अपनी रैंक को सस्टेन कर रहे हो। अगर मयंक 60% लाए हैं 9th में 7th में, और ये 60 ही लाते गए, तो वो 60 को सस्टेन कर रहे हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई अभिषेक है 50 ला रहे हैं, कभी 100 ला रहे हैं, कभी 20, तो ये सस्टेन नहीं कर रहे हैं। जो एक लेवल को मेंटेन करे उसे सस्टेनेबल कहते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि तुम उस लेवल पे आ जाओ कि जिसको तुम कंफर्टेबली पूरी जिंदगी सस्टेन कर सको, वो चीज़ अच्छी मानी जाए। समझ में आ गई बात कि नहीं? अगर एक बच्चा 0 नंबर एक सब्जेक्ट में ला रहा है और एक में 100 ला रहा है, 0 ना भी गए, एक में मान लीजिए 40 ला रहा है और एक में 60, और एक बच्चा 2 में 54 और 54 ला रहा है या 50-50, तो किसका सिलेक्शन होना चाहिए? 50-50, जो सब सब्जेक्ट में एक ही जैसा सस्टेन कर रहा है उसका सिलेक्शन। अगर कोहली ज़्यादा ना बनाए, सेंचुरी ना बनाए, सिर्फ 40 रन हर एक में बनाए, तो लोग कहेंगे ये इट इज़ कंसिस्टेंट, ये भरोसेमंद आदमी, ये 40 तो बना के आएगा, दूसरे पे क्या भरोसा, कभी सेंचुरी बनाता है कभी 0। सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, बात समझ आ गई कि नहीं? So what does it mean by sustainability? Sustainability is the important factor for development. The rate of development which can continue, वो बहुत दिनों तक रह सके, for long period of time, using resource in such a manner that it is left for forthcoming generation, आगामी पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे, is called sustainable development. Gandhi ji has focused on sustainable development. He has once said
that there is enough for everybody's need but not enough for everybody's greed. सबके नीड के लिए तो हमारे भारत में बहुत है, लेकिन लालची आ जाएंगे तो लालची की कैसे इनफ करोगे? सही बताया था कि नहीं? तो गांधी जी ने ऐसे विकास की अवधारणा की, बोलो जल्दी ना करना, इंडस्ट्री लगा दोगे, लोग वहाँ पर दूसरे लोगों का विकास ही ना हो पाए। कुटीर उद्योग लगाओ, सबको रोजगार दो, कंपटीशन ना करो पश्चिमी देशों से, वेस्टर्न कंट्री से, नहीं। सो गांधी जी हैज फोकस्ड on sustainable development. He stated that there is enough for everybody's need in India. But not enough for anybody's need. सारे तो लालची नहीं होंगे। Now, what are the benefits of sustainable development? तो हम लोग अपने जो टोटल कमाई है उसका 80% इसमें लगा देते हैं, 80% घर बनाने में लगा देते हैं। घर में क्यों? क्योंकि हमारे आगे की जनरेशन वाले घर में रहेंगे कि नहीं। जितना हमने कमाया उसमें से मैंने 1 करोड़ का तो घर ही खरीद दिया, सिर्फ किस लिए? मेरा बच्चा अच्छे से रहे। समझो हमने 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख कमाया होगा, तो पूरे भारत में यही है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने फ्यूचर के जनरेशन के लिए इतना कर रहे हैं और फ्यूचर वालों को ही अगर डेवलपमेंट ना मिले तो कोई फ़ायदा है? तो हमें ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए कि फ्यूचर वाले भी तो सब देखें जो हमने देखा है। तो पहला इसका पॉइंट क्या हुआ बताइए? दैट इज now it is necessary for future survival. ये किसके सर्वाइवल के लिए आवश्यक है? It is necessary, ये बेनिफिट है इसका, for survival of future generation. अब जरा देखो दूसरी चीज, it ensures the कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर उसी दर से करो हमेशा ग्रोथ होती रहेगी, हर व्यक्ति का बेटरमेंट होगा। ये थोड़ी कि अभी वालों का कर लो, आगे वालों के लिए बोलो कोई डेवलपमेंट नहीं। ऐसा होना चाहिए कि नहीं? हर एक को लगे कि ग्रोथ हो। इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। It includes the overall development. Like medical, sanitary, education, in slow but steady process. It also gives scope for research of new sources of energy. क्योंकि तुमको अब उन्हें बचाना है तो फिर तुम दूसरे की तरफ जाओ और तुम सोचो अरे है तो
तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। इट डेवलप्स ए लॉन्ग टर्म विजन एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जब विजन होगा तभी तो तुम प्लानिंग करोगे। इट लीव्स स्कोप फॉर सर्च एंड रिसर्च। पहले तो उन्हें खोजो कहाँ पे हैं, अगर खोजी जा चुकी तो रिसर्च करो। ऑफ न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इस तरीके से सतत कौशल विकास की अवधारणा क्या है तथा इसके क्या क्या फायदे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10। अर्थ हैज इनफ for everyone's need, but not enough to satisfy the greed. इस कितनी बड़ी बात है। इसके पास सबको देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन एक की लालच को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त है। ऑक्सीमोरॉन हो गया। सबकी सारी पोषण करने के लिए इसके पास पर्याप्त, लेकिन एक अगर लालची हो जाए तो उसके लिए अर्थ भी कम पड़ जाए। नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ वन, बट इनफ टू फुलफिल द नीड ऑफ ऑल। सबकी जरूरत पूरा कर सकती, लेकिन एक के लालच को नहीं पूरा कर, वहां अर्थ हार जाएगा। सबको मार दो, एक लालची सिकंदर छोड़ दो, तो पूरी दुनिया भी जीतेगा। जीतने के बाद सोचेगा अब चलो मंगल को जीता जाए, नहीं सोचेगा। उसके मंत्री ने पूछा, मिस्टर अलेक्जेंडर, व्हेन यू विन ऑल दैट देन व्हाट विल यू डू? बोला ऐसी बात भी मत करना, दिल घबरा जा रहा है, ऐसा आगे से ना बोलना। वो घबरा जा रहा है कि फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि उसे आगे भी जीतना है, धरती जीत लेगा तो इसलिए दिस इज डेमोनस डिजायर, ये राक्षसी कामना है, ये कभी फुलफिल नहीं की जा सकती। अब आगे देखिए, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इस पे कमेंट करना है, कमेंट ऑन नाउ। These resources are ample. ये sufficient है, ample to fulfill the need of everybody. Ample यानी sufficient. Every person. क्योंकि ये जो अर्थ है, हम लोग भी तो ऑर्गेनिक हैं, इसी अर्थ से निकले हैं, और अर्थ में और भी कितना बायोमास है, हमसे 10 गुना ज़्यादा पेड़ पौधे अगर इनको तोड़ लो तो कितना खाना है, सब कुछ है, हर चीज़ यहाँ पर सही है। ओके, फॉर एवरी पर्सन ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन,
बाकी आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि जनरेशन दैट इज पॉपुलेशन इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। ये पॉपुलेशन का ग्राफ है, ये उन्होंने डार्विन ने बताया था ऐसे चलता है। इसका मतलब क्या है कि अचानक पॉपुलेशन शुरू में बढ़ती है लेकिन एक स्थिति के बाद वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है। क्यों कांस्टेंट हो जाती है? क्योंकि उसी पॉपुलेशन के बीच में क्या क्या होगा, अलग अलग चीज़ों के लिए, खाने के लिए संघर्ष, रहने के लिए संघर्ष, मेटिंग के लिए संघर्ष, हर चीज़ का संघर्ष। वो एक दूसरे को मारेंगे, तो मारने में एक जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, पता चला दिल्ली में एक गिलास पानी के लिए गोली मार दी। क्यों? क्योंकि जब संघर्ष बढ़ता है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, तब नहीं बढ़ेगी। उसके बाद क्या होता है, पॉपुलेशन एक लेवल पर जाकर क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये ग्राफ है, इसमें ये सिद्धांत है योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिटेस्ट रहेगा वही सर्वाइव करेगा। तो पॉपुलेशन ये नहीं कि तुम सोचो अरे बहुत हो जाएगी कई गुना। शुरू में इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ी, 1 से 2 अरब बहुत जल्दी बढ़ी है, 2 से 3 थोड़ा धीरे बढ़ी है, और अब 7 से 8 अरब होने में इसकी हालत ख़राब हो रही। पॉपुलेशन बढ़ी नहीं रही, इटली में 6 महीने से एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो जब रिसोर्सेज की कमी होगी, उन लोगों में स्ट्रगल होगा, तो पॉपुलेशन का भी ग्राफ कैसा हो जाएगा बताओ, नियत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसलिए हाउएवर वो तो अलग बात है, उस एस्पेक्ट को हम यहाँ नहीं ले रहे हैं। दैट इज आगे देखिए, एम्पल फॉर मीट, ओके, बट ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट सेटिस्फाइड। वो सेटिस्फाइड नहीं होते एंड हैव अनलिमिटेड डिजायर। उनमें बहुत ज्यादा अच्छा है, विच कैन नॉट बी सैटिएटेड, जिसे तृप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जो जितना है उतने में संतुष्ट है वही सुखी है। तुम्हें और चाहिए तो दौड़ते रहो, तो दौड़ते दौड़ते तो अंत में सबका गणित जीरो हो जाना। दौड़ते दौड़ते तो अंबानी भी मर गए। तो हमें कैसा होना चाहिए, जितना मिला है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे न शांति मापनोति यह काम कामी। जैसे अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में हजारों नदियाँ उसके स्तर को बिना बढ़ाए जज्ब हो जाती हैं, उसी प्रकार से हजारों कामनाएं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में आकर शांत हो जाती हैं, न कि कामी व्यक्ति के, कामना पाने वाले में नहीं होती। जिसमें सारी कामनाएं शांत हो जाए वही स्थित प्रज्ञ है, वही सुखी है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, अपनी इच्छाओं का दास बना रहता है। ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, कभी ख़त्म नहीं होता। इवन कुछ भगवान देने के लिए आ जाए तो वो वरदान मांग ही लेगा। ऐसा कौन व्यक्ति है जो ना मांगे, उसे चाहिए, जरूर चाहिए कि नहीं चाहिए। चलिए, भगवान ना भी हो, एक दूसरा ही कोई पूछ ले तुम्हें क्या चाहिए तो भी बोल देगा हमें ये चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से अवर डिजायर्स आर नेवर एंडिंग, इट कैन नॉट बी सेटिएटेड। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, सो फॉर इट वी एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सटेम्पोरली, अधाधुंध तरीके से हम उसको क्या करते हैं, दैट इज ब्लाइंडलेसली, ब्लाइंडली हम उसको क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। इट डैमेजेस द इकोलॉजिकल बैलेंस। फॉर दैट वी एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या है, किसी को पीने का पानी नहीं है, वो स्विमिंग पूल में दिल्ली में नहा रहा है, तो एक्सप्लॉइट नहीं है। एक्सप्लॉइट, दिल्ली में पानी क्यों नहीं है? ये दिल्ली में ये रिजर्वायर है और वहाँ 85% यहाँ गाद भरा है। गाद समझते हो, मिट्टी। जितनी रिजर्वायर है उसमें पूरे में वहाँ मिट्टी भर दी गई, उसकी सफाई नहीं की गई। जो सफाई का पैसा है वहाँ के आम आदमी पार्टी खा गई। तो जो पीछे से पानी आता है वो यहाँ रुकता ही नहीं है, वो आगे दिल्ली के आगे यमुना से निकल जाता है। इनके रिजर्वायर भर ही नहीं पाते हैं। जब ये यहाँ से खर्च होता है इतना ही पानी लेन देन हो रहा है। तो तुम अगर अभी तुमने नदियों में देखा था दिल्ली में बाढ़ आ रही थी कि नहीं, जब नदियों की डेप्थ थी, तुम नदियों को क्लीन ही नहीं करा रहे हो तो नदियों की कैपेसिटी नहीं होगी, वो तो बिल्कुल वल्नरेबल है।
जरा सा पानी बढ़ेगा दिल्ली भर जाएगी, लाल किले तक भर गया। अल्टीमेटली जो डैम्स हैं उनको शटर तक नहीं खोले जा सके, शटर भी जाम हो गए। 10 साल से वो उनकी कभी क्लीनिंग ही नहीं हुई। पैसा आया रखो, पैसा आया रखो। तो यही सब होना है। तुमको जिस चीज़ के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी दी गई है, क्लीनिंग, वो सब कुछ, और डैम नहीं खोल पा रहे हैं, पानी बह गया। खोल देते तो आगे निकल जाता, खोलने चले हालत ख़राब हो गई तो सेना को बुलाएंगे। तो दो लोगों को ब्लेम करने में आगे हैं, लेकिन जो तुम्हारा काम है, जो पैसा मिला उसको तो करो। इतना इतना भरा है मिट्टी से, उसमें पानी रहेगा। 900 क्यूसेक पानी है, उससे ज़्यादा 1000 छोड़ा जाए, तुम रख ही नहीं पा रहे। तुम्हारे पास तो सब भरा है मिट्टी से। मिट्टी बांटो लोगों, पौधे उगाएंगे लोग, सही है। तो इस तरीके से सो फॉर दैट वी एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज एंड डैमेज, इसको डैमेज कर देते हैं, एनवायरमेंट, एंड ब्रिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, पर्यावरणीय असंतुलन पैदा कर देते हैं। असंतुलन, ठीक है। नेम सम environmental degradation you notice. चलो, क्वेश्चन नंबर 11, नेम that is reduction in groundwater level. मैं भी 6 साल दिल्ली में रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या ज़मीन में भी तुम ऐसा नहीं कि ज़मीन से भी पानी नहीं निकाल सकते। पूरी दिल्ली तो सीमेंटेड है, तो रिचार्ज होता ही नहीं है। पानी हार्डनेस हो पाएगा क्या? दिल्ली में पानी बहता सब सीमेंट है, नीचे जाता ही नहीं है। और किन्हीं लोगों ने बोरवेल लगा भी रखे हैं, तो जब बोरवेल लगाते हैं तो पानी भरते हैं तो आधा मिट्टी से भर जाएगा, थोड़ा पानी है, मिट्टी आती है, पानी नहीं आता। समझ आ गई बात कि नहीं? तो मिट्टी आती है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग, इतनी इंडस्ट्री है, वो चोरी छिपे ज़मीन में गड्ढा कर दिए बोरवेल, वहीं पे अपना वो पानी डाल रहे हैं इंडस्ट्री का। सोचो वो पानी नीचे जो पानी भरा है वो कैसा कंटामिनेट हो जाएगा, उसमें आर्सेनिक जा रहा है, लेड जा रहा है। एक भी आदमी अगर डाल दे, नीचे तो एक फिल्टर है ना जो पानी, उसी में लोग सोचते हैं यमुना में नहीं मिलाना है, सरकार कानून बनाए, लेकिन कहाँ फेंकें? क्या कंपनी ना चलाए? तो चोरी छुपे घर में उन्होंने ड्रिल कराया, डालना शुरू करे, कौन देख रहा है? और फिर उससे किसी को स्किन डिसीज हो रही है, तो ये बहुत बेकार चीज़ है ना। तो दैट इज रिडक्शन इन, अगर रिडक्शन हो जाएगा ग्राउंड वाटर लेवल में तनिष्ठ, तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? सॉइल में क्रैक आ जाएंगे। सॉइल में तुम हमेशा तो उसकी सिंचाई नहीं करते, नीचे से वो नमी लेती है, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन भी हो रहा है, एंड डिफॉरेस्टेशन वो भी हो रहा है। तीसरा एयर पॉल्यूशन, ठीक है। हम लोग अभ्यस्त हो गए हैं। अभी यहाँ पर तुमको लगा यहाँ थोड़ा शोर है, और बम्बई में चले जाओ तो वहाँ शोर है, लेकिन शोर इतना कांस्टेंट है कि तुम्हें लगेगा नहीं शोर है। लेकिन जब तुम पहाड़ों में जाओगे, जब मनाली में जाओगे, तो वो शांति अलग है। सो सीरीन, सो प्रिस्टाइन, सो प्योर। वहाँ पता चलता है शांति होती क्या है। हम इतने अभ्यस्त हो गए गाड़ियों के, हमें पता ही नहीं चला, हम इसी को शांति समझ रहे हैं। लेकिन जब कहीं ऐसी जगह जाओगे, तब वहाँ तुमको छोटे छोटे इंसेक्ट के बोलने की भी आवाज़ है, तब पता चलता है इस इंसेक्ट ने इस छोटे से डिस्टर्ब कर दिया। ये बात है। सो एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, एक जो पिन गिरती है ना, पेपर पिन, उसकी जो आवाज़ होती है वो 1 डेसिबल है, और मुंबई वाले 30 डेसिबल के साउंड लेवल पर रोज़मर्रा जी रहे हैं। 30 डेसिबल तो हमको सुनना ही है, जबकि 80 डेसिबल वो साउंड का लेवल है जिसपे हमारे कान डैमेज हो जाते हैं। 30 तो उन्हें सुना ही पड़ रहा है। चलो, हाँ,
दिल्ली में भी ऐसे ही होगा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसे ही होगा। आवाज़ वहाँ लगातार सड़कों पर आती रहेगी। अब जल देखिए, इसी तरीके से वाटर पॉल्यूशन होगा, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, सॉइल भी ऐसी नहीं है आजकल दिल्ली की या कहीं की भी कि उसमें तुम गमले में कुछ उगा दो। इतना ही है। अब हम लोग अब ज्योग्राफी में चलते हैं। इसको नोट कर लिया है? That is resources and okay. सर साइंस और मैथ्स का भी शुरू हो गया। ये आज तो नहीं खत्म हो पाएगा चैप्टर, बस इस चैप्टर को खत्म करने एक ज्योग्राफी बच रही है। ये चारों के एक बता दिए, हमने तुमको पढ़ना सिखा दिया कि कैसे कोई चीज़ पढ़ी जाती है। अब तुम्हें अगर दो भी आएंगे तो खुद भी तो पढ़ लोगे नहीं, थोड़ा थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए। प्लेटफॉर्म दे दिया है तो हम इसके बाद साइंस में शुरू करने, फिर जब मौका मिलेगा तब फिर आगे कभी कराएंगे। आपका इंतजार करें, लेकिन 18 के आगे ही निकल गया। हमने सोच रखा था 18 को लाइट उसे नोट्स नहीं बनाया, लेकिन इसको कर ही देते हैं। तुम्हारा कब से पेपर है? नोट कर लिया सबने तो ये हटा ही दें। कहाँ तक करा है? एनवायरमेंट यहाँ तक हो ना अभी? सर उसके 2 लाइन ऊपर। आपने कहा था करो करो। चलो, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के हमने वीडियो आपको भेजे हैं, एक बार देख लिया करो, उससे बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि उसी लाइन पर हम पढ़ाते हैं तो फिर वो क्या है कि आपको रिकंसाइल हो जाता है। चलो,
resources are free gift of nature and very useful element of environment. Whatever is available in nature and we can use it. Whatever is available around us, natural की तो छोड़ ही दो, and we can human can utilize it for its survival is called resource. If it is natural, then it is natural resource. So whatever is available around us and useful for our survival या फिर fulfill our needs is called resource. उसे क्या कहेंगे, हम उससे अपनी जरूरत पूरा कर सकें. So resources, what does it mean by resources? Resources are technologically accessible. Important line है, technologically accessible. जैसे वाटर एक H2 एक रिसोर्स नहीं है, क्योंकि हम उसको अभी इलेक्ट्रोलाइसिस करके अपनी गाड़ियों में नहीं डाल सकते, तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है. टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो रिसोर्स हो जाएगा, जब तक नहीं आ रही है. जो चीज़ें हमारे चारों तरफ ज़मीन के अंदर बहुत कुछ मिनरल्स दबे पड़े हैं और तुम्हारे पास कुछ नहीं, तो तुम्हारे लिए नहीं रिसोर्स है. अगर गवर्नमेंट उनको निकाल सके, हो सकता है कि हमारे यहाँ वो टेक्नोलॉजी हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्या कांगो सूडान में वो टेक्नोलॉजी है? वो नहीं निकाल सकते. वो गरीब देश है, उनके पास उतना नहीं, तो उनके लिए वो रिसोर्स नहीं. रिसोर्स वही माने जाएंगे जिनको तुम खोद सको. पहाड़ों के अंदर बहुत कुछ दबा है, लेकिन तुम पहाड़ों को डैमेज नहीं कर सकते, क्योंकि पता चला देश में ही कोई कैटास्ट्रोफ या प्रलय आ जाए, तो वो रिसोर्स नहीं होंगे. व्हाट यू कैन, जिसको तुम माइनिंग कर सको. माइनिंग और क्वेरिंग में क्या अंतर बोलो, बताओ. क्वेरिंग का मतलब है उत्खनन और माइनिंग का मतलब है खनन. जो जमीन के अंदर से निकाली जाए वो माइनिंग. और यहाँ तुमने देखा है जब उधर मकरा वो मंडोर की तरफ जाते हो, ऊपर से मार्बल निकाले जा रहे हैं. जमीन खोदने की जरूरत थोड़ी है, मार्बल के पहाड़ हैं, वो क्वेरिंग है. ऊपर से निकालो तो उसको क्या कहेंगे, क्वेरिंग. और जमीन के अंदर से निकालो तो सही है. अब जरा देखो, तो हमारे पास टेक्निक होनी चाहिए उसको निकालने के लिए, तब वो रिसोर्स कहा जाएगा. टेक्नोलॉजिकली एक्सेस तो कर सकें, कोई टेक्नोलॉजी हो मुझे ले सकें. टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल. मान लीजिए किसी भी मिट्टी में सोना है, सोने के पार्टिकल है, और तुमने बहुत सारा मिट्टी को ये किया वो किया, पानी से हटाया वो किया, पता चला उसमें 2 ग्राम सोना निकला, और उसी में तुम्हें मजदूरी कितनी देनी पड़ गई, पता 20,000 30,000. तो वो जो तुम्हारा है क्या इकोनॉमिकली फीजिबल माना जाएगा? मेहनत बहुत की, पैसा बहुत खर्च किया, और वो तुम बेचोगे तो तुम्हें किसी काम आएगा? तो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होगा. यानी हम रिसोर्स तभी कहा जाएगा उसको कि वो हम बेचें या उससे कोई प्रॉफिट कमाए तो वो हमें मिल सके, प्रॉफिट लॉस पे ना जाए. सही है. तो इकोनॉमिकली फीजिबल. और तीसरी चीज़ क्या है, मान लीजिए एंड रिसोर्स ये होना चाहिए. और तीसरी चीज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड मान लीजिए जैसे हम ये कहें कि वो कॉड लीवर है, मछली है, तो मछली का जो तेल है, तो कॉड लीवर, उससे आंखों की रोशनी बहुत होती है, तेज तो खूब चल रहा है. कॉड लीवर है, कॉड मछली को मारा जाता है, उसके लीवर से तेल बनाया जाता है, और ये टेबलेट आती है आंखों की रोशनी बनाने के लिए. जीरो थैलेमिया, जिनको रतौंधी होती है, रात को नहीं दिखाई पड़ता, उनको दिया जाता है आँख की पावर के लिए. लेकिन कोई कहे कि गाय के लीवर के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिससे बिल्कुल हमारे दांत मजबूत हो जाएंगे, तो कहें कल्चरली हिंदुओं को एक्सेप्टेबल होगा क्या? गाय को मार के उसके लीवर से वो लोग करना चाहेंगे? तो अगर ऐसी चीज़ होगी तो फिर हम कहेंगे नहीं, वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं भाई, वो तो हमारे लिए पूज्य है. तो कल्चरली भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए. कौन कौन सी 3 चीज़ें होनी चाहिए रिसोर्स के लिए?
ना अब जरा देखिए कि जो रिसोर्सेज हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, हम ये कर सकते हैं रिसोर्सेज में। हमारे ग्रुप में ट्रायंगल बना हुआ है, पहले पेज पे बना होगा, ये बना है। चलो, तो इसमें क्या चीजें दिखाई गई हैं कि दीज आर टेक्नोलॉजी दिखाई गई है कि रिसोर्स का एक अपना इंटरलिंकिंग है। हमारे पास सबसे पहले क्या चीज होनी चाहिए? इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड, एक नेचर है। सो टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन एंड ह्यूमन इज, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ह्यूमन इज इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स बिकॉज इट कैन कन्वर्ट एनीथिंग इनटू इट्स यूटिलिटीज। कोई भी चीज़ सामने है, पता चलो लोग तो कचड़े से ऐसी चीज़ बना रहे हैं कि सड़कें बन रही हैं इंदौर में, प्लास्टिक से सड़क बन रही है, जो पॉलीथीन होता है कि नहीं। ह्यूमन इज इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन इज इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज इट कैन कन्वर्ट एनी वेस्ट, इवन एनी वेस्ट इनटू यूजफुल थिंग्स। तो रिसोर्स हुआ कि नहीं? तो इसलिए ह्यूमन बीइंग इसके सेंटर में आते हैं। और ये किस चीज का ग्राफ है? इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप किसके किसके बीच में? नेचर, टेक्नोलॉजी, बिटवीन इन तीन चीजों के। एंड इंस्टीट्यूशन। अभी देखो, अगर तुम्हारे पास नेचर में मिनरल है तो, और तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है माइनिंग मशीन, खोदने वाली कोई ड्रिलिंग मशीन हो, ड्रिलिंग मशीन या हैवी मशीन, तो तुम इसको इंटरडिपेंडेंस, इस टेक्नोलॉजी से इसे एक्सप्लॉइट करोगे, निकालोगे, माइनिंग करोगे, और फिर उस मिनरल को ले जाकर, इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि वहाँ पर एक फैक्ट्री होगी, जैसे स्टील फैक्ट्री, टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, वहाँ जाके उसकी माइनिंग कर लोगे, स्टील और आयरन बनाते रहोगे ऐसे। तो टिस्को तुमने कर ली, एक टिस्को कंपनी, वहाँ से मिनरल आया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है कि नहीं, जमशेदपुर में ऐसे सेल है, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन सब के नाम इसमें आने वाले हैं, है ना। हाँ, तो इस तरीके से हैवी, अभी इसका नाम देखें, BH क्या है, हैवी इलेक्ट्रिकल्स नहीं, तो चलो इलेक्ट्रिक से नहीं ले रहे हैं, हम आयरन और इसी का ले रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई? तो हमने क्या देखा बताओ कि इंस्टीट्यूशन है, और इंस्टीट्यूशन अगर तुम्हारे पास है तभी और टेक्नोलॉजी होगी कि हम ये मशीन बनाएंगे, देखना भेल वाले ले लेंगे, टिस्को ले लेंगे। अगर तुम्हारे देश से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है ना, तो बेचने आएंगे टेक्नोलॉजी वाले, और तुमने कुछ इंस्टीट्यूशन नहीं बनाए, तो ऐसी स्थिति में ये तुम्हारी टेक्नोलॉजी भी रखी रह जाएगी। तुम्हारे टेक्नोलॉजी का कुछ ये मतलब नहीं है, टेक्नोलॉजी का मतलब साइंटिस्ट है, उनकी किताब में बना हुआ है, उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, लेकिन क्या वे उसको मशीन के रूप में परिणत कर पाएंगे? विल दे कन्वर्ट इट? तो ये इंटरडिपेंडेंट है। ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी तो तुम नेचर से ज़्यादा रिसोर्सेज निकाल पाओगे। अब देखो, कांगो और सूडान वालों के पास क्या है, उन्होंने वंस टाइम वहाँ के लीडर को खरीद लिया, बोले तुम ये हमें, ये डायमंड सबसे ज़्यादा अफ्रीका में है, लेकिन वो दूसरे यूरोप वाले उसको निकाल रहे हैं, पेट्रोल वो सब ऐसे निकालते हैं, और तुमको मैंने बताया ना, ज़मीन में ड्रिल करके वहाँ गंदा पानी उन सब का कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को कोड़ हो रहा है, बीमारी हो रही है, और सोराइसिस हो रहा है, स्किन डिसीज हो रही है, लेकिन लीडर को खरीद लिया है, जनता रास्ते पे निकलने की कोशिश नहीं। इसीलिए तो अफ्रीका गरीब है, अफ्रीका को लोगों ने शोषण किया है, जबकि सबसे ज़्यादा, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि रिच इन नेचुरल, रिचेस्ट, हाउएवर उसका क्या यूज़ है यूज़? तो आपने देख लिया। तो ये इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, जरा इस चीज़ को लिखें। और ह्यूमन इज इन सेंटर, ह्यूमन कैसे इसके सेंटर में है? देखो,
विदाउट ह्यूमन देयर इज नो इंटरडिपेंडेंसी अमंग देम। ह्यूमन ही तो इसमें करेगा। So let us see how human can utilize it. देखो, human is important resource। ये खुद एक रिसोर्स है, because it can convert anything around it into natural, into resource। किसके मदद से बताइए? by skill and technology, अपने कौशल के मदद से और तकनीक से। इसलिए ह्यूमन को एक रिसोर्स कहा गया है ना। अब देखिए, इसके बारे में देखो, ह्यूमन इंटरेक्ट्स विद नेचर with help of टेक्नोलॉजी। ध्यान दो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन इंटरेक्ट्स विद नेचर। नेचर से तुम ऐसे जाके इंटरेक्ट नहीं कर सकते, टूल्स होंगे तो इंटरेक्ट कर लोगे। विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड इसके बाद क्या करेगा? कलेक्ट रिसोर्सेस एंड रिफाइन इट। उसको रिफाइन करेगा फॉर इट्स यूज, उसके यूज के लिए रिफाइन करेगा इन इंस्टीट्यूशन, इन इंस्टीट्यूशन। बड़े बड़े मशीनें डैम बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। डैम एक इंस्टीट्यूशन हो गया, रिसोर्स हो गया पानी, और डैम बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया वो हो गई टेक्नोलॉजी। अफगानिस्तान के पास टेक्नोलॉजी नहीं, हमने टेक्नोलॉजी दी तो उसने डैम बना दी। इंस्टीट्यूशन सब बनाना चाहते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी है। हर एक चीज़ का अपना इंस्टीट्यूशन होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? दूध डेयरी का भी एक इंस्टीट्यूशन है, उसको निकालने के लिए मशीनें, सफाई करने के लिए वो सब टूल्स हो गए। इंस्टीट्यूशन तो चाहिए ना। इंस्टीट्यूशन में क्या क्या चाहिए होता है बताओ? मनी, बिल्डिंग, लेबर, लैंड, ये 4 चीज़ें। अब इंस्टीट्यूशन की अलग से बात करेंगे, ठीक है? सर वो सेकंड लाइन में क्या लिखा है? हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जरा ध्यान दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो चार तरीके के रिसोर्सेज हो सकते हैं। ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन, on basis of exhaustibility, on basis of ownership, और एक कौन सा ग्रुप में? 4 है। on basis of origin और exhaustibility, ownership का चौथा क्या है? स्टेट ऑफ द स्टेटस ऑफ द, ऑन बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो हम इन चारों में फर्दर भी कैटेगरी उन सभी को देखेंगे। चलिए, कुछ बेसिक चीजें हम रिसोर्सेज के बारे में जानें। What is the flow chart of resource? रिसोर्सेज 2 तरीके के हो सकते हैं, एक नेचुरल हो सकते हैं और एक ह्यूमन मेड हो सकता है। जरा देखते हैं,
नेचुरल रिसोर्स दो तरीके के हो सकते हैं, या तो रिन्यूएबल होंगे या नॉन रिन्यूएबल होंगे। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स की तुमने पानी नदी से लिया फिर से आ जाएगा, तो वाटर रिन्यूएबल है, वाटर हो जाएगा। सोलर एनर्जी भी हो सकती है रिन्यूएबल, और रिन्यूएबल में कुछ ऐसी चीज़ें भी कही हैं, वो वाटर एक रिन्यूएबल है। फिर देखो इसके आगे हैं, एक है कि कंटिन्यूअस फ्लो हो और दूसरा कैसा है, बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस फ्लो में विंड एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, तो विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, कंटिन्यूअस फ्लो है। और बायोलॉजिकल में कौन कौन जाएंगे, एक तो फ्लोरा, एक हो गया फाउना, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन, और दूसरा वाइल्ड लाइफ, दैट इज फाउना। और इसे क्या कहेंगे, फ्लोरा। जहाँ फ्लोरा रहेगा वहाँ तो फाउना रहेगा। किसी भी देश में 33% जंगल होना चाहिए, बल्कि हमारे देश में 23% ही है। और अगर 1960 की बात करें तो 14% ही, 18% है। तो 18 से अब 23 तक ले आए, लेकिन हमें 33 नहीं रहेगा। तो फिर क्योंकि जो जंगल होते हैं वो लंग्स कहे जाते हैं किसी भी देश के, और बारिश लाते भी हैं। फॉरेस्ट ब्रिंग्स वाटर, रेन। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जरा देखिए, ह्यूमन में कौन होगा, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन, और दूसरा क्वांटिटी एंड क्वालिटी। नॉन रिन्यूएबल में दो चीज़ है, रिसाइक्लेबल भी हो सकता है, नॉन रिसाइक्लेबल। देखो, रिन्यू ना किया जा सके, लेकिन तुम्हारे पास मेटल है, तो क्या मेटल के स्क्रैप से फिर मेटल बना सकते हो? तो हमारे पास जितना मेटल है हम उसे यूज़ करें, वैसे भंगार में फेंके नहीं, उसको वेस्ट ना करें, बेच दें, तो उसको क्या कहेंगे, रिसाइक्लेबल। और दूसरा दैट इज नॉन रिसाइक्लेबल। अब पेट्रोल का क्या रिसाइकल करोगे, यूज ही करोगे, रिसाइक्लेबल। तो इसमें मेटल्स कहे जाएंगे, मेटल का रिसाइकल किया जा सकता है। और इसमें क्या हो जाएंगे, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन, जीवों के अंश से बना हुआ ईंधन। अब देखो, जो ह्यूमन है उसमें दो हैं। ह्यूमन में कौन से दो हैं, या तो स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन जो ह्यूमन ने बनाए हैं, ये ह्यूमन मेड है। ह्यूमन में दो हैं, एक ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन इटसेल्फ। समझ आई? रिसोर्स तीन तरीके के, नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। वास्तव में जो शुरुआती कैटेगरी वो वहाँ हम देखेंगे, अभी उधर देखेंगे ना, उसी में सब आ जाएगा। तो एक क्या बता दें, बताओ, ह्यूमन मेड, ह्यूमन, और दूसरा है ह्यूमन इटसेल्फ। अच्छा, ह्यूमन मेड में कौन कौन से वो इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे क्या, इंस्टॉलेशंस, स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग, डैम, ब्रिजेस एंड इंस्टीट्यूशन। कॉलेजेस, ये सब भी इंस्टीट्यूशन ही है। वो कॉलेज क्यों इंस्टीट्यूशन का ही है, बताओ? कॉलेज, मेडिकल साइंस कॉलेज, एएमसी से इंस्टीट्यूशन क्यों कहा गया, बताओ? हम इसे इंस्टीट्यूशन एक ट्रायंगल बनाया था, क्योंकि वो भी प्रोड्यूस करता है। वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्किल्ड ह्यूमन। डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो जो प्रोड्यूस कर रहा है वो ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है जो रिसोर्स को फिर से निकाल सकेगा। तो क्या वो इंस्टीट्यूशन नहीं हुए? स्कूल भी इंस्टीट्यूशन हुए। इवन ये जायसवाल क्लासेस भी एक इंस्टीट्यूशन होगा, क्योंकि अच्छे लोगों को प्रोड्यूस करेगा तो इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। अगर समझ में आ गई बात कि जो भी एट्रीब्यूट कर रहा है वो एक इंस्टीट्यूशन ही माना जाएगा। चलो, ह्यूमन इटसेल्फ में क्या है, दो तरीके की, एक स्किल्ड लेबर होती है और एक कैसे होती है, अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड है और अनस्किल्ड। जिसको कुछ नहीं आता है वो भी सरकार के पास चला जाए तो उसको मनरेगा, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम होती है, गवर्नमेंट के तहत तुम ऐसे चले जाओ कि हम 21 साल से ऊपर हैं और हमें रोजगार चाहिए, तो 100 दिन का रोजगार तुम्हें गवर्नमेंट देगी। अगर उसके पास रोजगार नहीं है तो हर साल वो तुमसे कहेगी, दिव्या
यहाँ गड्ढा खोदो, अगले दिन बोलो फिर रोजगार दो, भरो इसको, तीसरे दिन फिर से खोदो, 100 दिन खुदवाएगी भरवाएगी, लेकिन तुम्हें रोजगार देगी, उसका पैसा है। वो ये सोचती है कि 100 दिन का रोजगार देने, अगर वो हर 3 दिन में 1 दिन का रोजगार दे दे तो तुम्हें जो 1 दिन का वो 425 रुपये दिहाड़ी देगी, उसमें तुम 3 दिन दाल चावल खा सकते हो। इंदिरा रसोई में 8 रुपये का लंच मिलता है, तो तुम 3 दिन, हमने पता नहीं था, एक हम वाइट वाशर को बुलाया था, तो 3 दिन काम नहीं मिले तो आदमी फिर भूखा रहने लगता है। तो वो गवर्नमेंट भी यही सोचती है कि 365 दिन में अगर 100 दिन तुम्हें काम दे दिया तो तुम भूखे नहीं मरो। मन देगा 100 दिन निकाल दी, कुछ ना करे तो गड्ढा खुदवाएगी भरवाएगी, यही हो रहा बहुत जगह। और उसकी डेली रिकॉर्डिंग करके भेज दी जाती है जो हमारे यहाँ नीति आयोग है कि भाई हमने खुदवाया कल भरवाया। तो कितना होता है, कितना सच्चा रेडियो वो बात नहीं। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई, आगे का देखो। Now first is ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन को देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इसके 2 हैं, एक बायोटिक और दूसरा क्या है बताओ, बायोटिक और ये बायोटिक। बायोटिक रिसोर्स क्या होगा, तो बायोटिक रिसोर्स बुक में दिया ही हुआ है कि विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो बायोटिक हो गया नेचुरल रिसोर्स, और ए बायोटिक वो भी नेचर से सीधा मिलेगा। बायोटिक रिसोर्स देखो, नेचुरल भी लिखने की जरूरत नहीं, बस बायोटिक रिसोर्स विच आर लिविंग बीइंग, जीवित होने चाहिए, एंड फाउंड इन बायोस्फीयर, ठीक है, जो लिविंग बीइंग हो और बायोस्फीयर में पाए जाएं। जैसे फिशरीज से कितने लोगों का पेट भर रहा है, नहीं भर रहा है, ऐसा। ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फाउना, फिशरीज और जानवर, लाइव स्टॉक जानवर को कहते हैं, मवेशी, कैटल। फ्लोरा, फाउना और ह्यूमन बीइंग और लाइव स्टॉक। जैसे चाइना में खाने की परेशानी है, तो उसने ऐसे ऐसे बड़े बड़े जहाज बनाए कि उनके पीछे 10 किलोमीटर तक नेट चलता है, और वो जहाँ जहाँ जाते हैं, अगर उन्होंने 4 दिन पाकिस्तान के पोर्ट में अपना जहाज खड़ा कर दिया तो वहाँ के सारे मछुआरे त्राहिमाम करने लगते हैं, कहते हैं सारी मछली ले गया, 2 दिन खड़ा क्या हो गया, मछली पूरी ख़त्म कर दी। तो ऐसा भी है। तो इस तरीके से फिशरी से भी, फिशरी भी तो एक लाइव स्टॉक हुआ। लाइव स्टॉक नहीं मतलब वो फिशरी भी खाने पीने के लिए तो हो ही गई ना, तो रिसोर्स हुआ कि नहीं। फिशरीज से कई लोगों की आय चलती है। क्या ये ऑन बेसिस ऑफ इतना लिख दिया ना, अगर इतना लिख दिया, डिस्क्राइब नहीं किया तो हम भी थोड़ा थोड़ा बता दें, क्योंकि इतना भी लिख देगा तो फिर पूछ लेगा, ये 1000 लिखा पूछ लेगा। इसमें जरा सी चीज दी जाती है, उसकी व्याख्या भी सब जगह होगी, इसमें न देना हो ये रिस्क है, ठीक है। अब जरा देखो दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ए बायोटिक। देखो एक बुक दे दो, नई बुक तो मैं देख देख के कर उतना ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं डिटेल में दे दो। ओके, एबायोटिक रिसोर्स क्या होता है, दोज थिंग्स विच आर नॉन लिविंग, जैसे रॉक्स, मेटल्स, ये सारे। ओके,
अब देखिए, those which are non-living, rocks, metals या minerals, डैम इसमें आएगा कि डैम को इसमें न डालें? हाँ? ये कह रहे हैं कि दुनिया की हर चीज को या तो उधर रखो या उधर। ये कह रहे हैं अगर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है तो डैम को भी रखना पड़ेगा, पहाड़ को भी रखना पड़ेगा, हर चीज या तो उधर आएगी या उधर, क्योंकि तुमने रिसोर्सेज का सिर्फ दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया। अगर सिंथेटिक क्लॉथ है तो यहाँ डाल देना, कॉटन क्लॉथ है तो भी यहीं डाल देना, जिंदा या मुर्दा। दुनिया की सभी संपदाओं को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिंदा या मुर्दा। मुर्दा छोड़ दो, इनएनिमेट, निर्जीव, सजीव या निर्जीव। समझ में आ गई बात की नहीं? तो जो एबायोटिक है वो इसमें डाल देना। देखो इसीलिए मैं डैम पर्पसली लिख रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता चले कि सारे रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे। अगर तुमसे कहा जाए कि बताओ मटेरियल का 3 क्लासिफिकेशन करो, तो अगर मैं कहूँ कंडक्टिविटी के आधार पर करोगे तो तुम कहोगे कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। करते हो कि नहीं? मैंने कंडक्टिविटी का, अच्छा रंग के आधार पर करो, विट्रियस, रेजिनस। विट्रियस यानी जो कलरलेस हैं, जैसे तुम्हारा सिंक होता है पानी पे, पानी का सिंक जिसमें हाथ धोते हैं उसमें लिखा रहता है विट्रियस, कलरलेस है। और बाकी कोई और चीज़ होगी कलरफुल तो रेजिन, रेजिन तो कलर होता है। मैं तुमसे कहूँ इनके अगर भौतिक गुणों के आधार पर करो, फिजिकल क्वालिटी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसी सब्सटेंस को कर रहे हो। लेकिन जब मैं बेसिस बताता हूँ तब तुम वैसे वैसे करते हो, तो है वही नेचुरल रिसोर्स। जब मैं कहूँगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन करो, लिविंग, नॉन लिविंग, फिर मैं कहूँगा उसी को बोलूँगा, अच्छा इसके आधार पर हो दिस। समझ में आ गई बात? तो रिसोर्सेज तो वही हैं, डैम हो सकता है, सॉइल हो सकती है, वाटर हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अगला देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है, उनके खर्च होने के आधार पर भी किया जा सकता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। Resources. So, the resources which can be renewed or reproduced. ठीक है, इसे रिप्रोड्यूस कर जाए इन डेफिनिट स्पैन ऑफ टाइम। बहुत ज़्यादा नहीं कि कह दो कभी ना कभी तो फिर से फॉसिल बनेगा, ऐसा नहीं होता है। डेफिनिट स्पैन ऑफ, ठीक है कि नहीं? डेफिनिट या फीजिबल, कि हमको फिर से मिल सके, फीजिबल स्पैन ऑफ टाइम। इतना भी ना लिखना चाहो, रिप्रोड्यूस इट टाइम टू टाइम, वो भी तो लिखा जा सकता है। समय समय पर फिर मिलने लगे पानी। ऐसा भी क्या कि ह्यूमन रेस ही खत्म हो जाए अब तक वो चीज़ बने तो फिर फायदा नहीं ना। 5 बार जब से धरती बनी ह्यूमन रेस खत्म हो चुकी है, उसके 5 बार मतलब ह्यूमन खत्म हो जाता है, फिर से बैक्टीरिया से ह्यूमन बनता है, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर खत्म हो जाता है। ये सब जो हम लोगों ने एक्सकेवेशन, गुफाएं खोदी हैं, उन सबसे बात पता चली ह्यूमन एग्जिस्ट का, क्योंकि हम लोग उसकी कार्बन डेटिंग करते हैं ना साइंटिस्ट, तो उससे पता चलता है ये तब की ह्यूमन रेस थी। उसके बाद ये तो डायनासोर के पहले की है, तो डायनासोर के पहले की तो बीच में डायनासोर आ गया, ये कैसे हुआ? तो एक्सकेवेशन से पता चलता है कि नहीं? चलिए, तो जो डेफिनिट स्पैन ऑफ टाइम में हो सके कौन कौन से बताइए? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, विंड एनर्जी, वाटर, और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या हाइड्रो एनर्जी है? पानी आएगा, नदी में भर जाएगा, फिर देखना तुम्हारे दिन भर बिजली आएगी, खूब बांध में पानी भरा होगा, जब गिरेगा तब टरबाइन घूमेगा और घर में तुम्हारे बल्ब जल जाएगा। तो हाइड्रो एनर्जी रिन्यूएबल हुआ कि नहीं?
इस तरीके से बायोमास, जब जब तुम्हारी गाय गोबर करेगी तुम्हारे घर का चूल्हा जल जाएगा क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाएगा। बायोमास है कि नहीं? तो बायो गोबर गैस प्लांट सर तो उसमें से बदबू नहीं आएगी। आती तो वो लोग मुँह में कपड़ा बांध के बनाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। स्मेल तो आएगी। चलो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। आगे देखो, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये शहरी लोगों को बदबू और स्प्रे आती है, गांव के लोगों को कुछ नहीं आती। नॉन रिसोर्स जो बदले ना जा सके, कई चीजें तो आप लोगों को मालूम है, बहुत चीजें पढ़ भी चुके हो। तो नॉन रिन्यूएबल कौन से होंगे? दैट इज द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड। और रिप्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हमने बताया ना कैसे बनती है, उसी के ऊपर ही गैस भर जाती है। तो सीएनजी भी तो वही हुआ, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब एक बार आपको जहाँ एक ही बार मिलेंगे। मेटल को इसमें रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? नॉन रिन्यूएबल है तो तुम्हारे बुक में क्या था, फ्लो चार्ट याद करो। क्या नॉन रिन्यूएबल में ही रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल था? पढ़ो जरा। यस सर। तो उससे तुम्हें क्या पता चला बताओ भाई? तो नॉन रिन्यूएबल रखते तो दिव्या कह रही नहीं रखो, मैं किसकी बात मानूं, बुक की कि दिव्या रखे कि ना रखे? अभिषेक की मान लो, अभिषेक को पहले रख दो क्योंकि नॉन रिन्यूएबल में ही था ना रिसाइक्लेबल। उसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, जितना मेटल है उतना ही है कि प्रकृति देती रहेगी तुमको और मेटल, तो उसको रिसाइकल कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि तुमने निकाला तो धरती ने रिप्लेनिश कर दिया। क्या रिप्लेनिश कर देगी? कि जहाँ तुमने मेटल मिनरल सब निकाल लिया वहाँ धरती कहेगी अब और डाल दो, ह्यूमन यूज़ कर रहा है, डाल देगी क्या? हमने पानी इस्तेमाल किया तो धरती ने एक साइकिल बन रखा है, चलो बारिश कर देते हैं, सब नदी खर्च हो गई। इस केस में ऐसा होगा? तुम माइनिंग कर लोगे तो क्या वहाँ और मकराना डाल देगी, मार्बल डाल देगी? कुछ नहीं डालेगी। रिन्यू करेगी अर्थ को ही तो रिन्यू करना है, क्या वो कर देगी? तुमको रिसाइकल तो ठीक है ना, इसमें डाला जा सकता है। दैट इज मेटल या मिनरल, ये सब इसमें डाला जाता है। अगला देखो, नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो चार हैं, कौन कौन से हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। So there are 4 different categories on the basis of ownership. जरा देखिए, there is कुछ individual resources हैं। Individual resources which are owned by person, owned by persons, जैसे हाउस, कार, और कुछ क्या होते हैं? कम्युनिटी रिसोर्स। के अंदर कोई कम्युनिटी हाल है जहाँ सब लोग पार्टी करते हैं, रिसोर्सेज। ऐसा तुम्हारे यहाँ है? तुम लोगों को याद हो तो, नहीं तो पार्क हो सकता है, विच इज ओन्ड बाई कम्युनिटी। पार्क तो सभी का होता है ना, ओन्ड बाई कम्युनिटी। तो पार्क हो सकता है, टेम्पल हो सकती है जिसको सब लोग यूज करें, या पॉन्ड हो सकता है, वो कुछ कम्युनिटी का होगा। अब देखिए, नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स का मतलब है जो तुम्हारे इंडिविजुअल रिसोर्स है ना, तुम्हारी लैंड,
वो नेशनल रिसोर्स भी जब चाहे सरकार देश के हित में तुम्हारी ज़मीन ले सकती है, उसके बदले में तुम्हें ड्यू कंपनसेशन या फेयर कंपनसेशन दे। लेकिन जो तुम्हारा नेचुरल रिसोर्स, जो तुम्हारी लैंड है, वो नेशनल रिसोर्स में भी आता है, जब चाहे वो ले सकती। सो गवर्नमेंट कैन कन्फिस्केट योर लैंड इफ इट डिजायर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ नेशन। ओके ना, सो नेचुरल रिसोर्स क्या हो जाएगा बताइए, या नेशनल रिसोर्स, दैट इज द रिसोर्स विच बिलोंग टू नेशन, द रिसोर्स विच बिलोंग टू नेशन। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी कैन कन्फिस्केट योर लैंड फॉर द वेलफेयर ऑफ नेशन। इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं नेशनल रिसोर्स में, ठीक है? ऑल मिनरल, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। देखो क्या क्या आएगा, सभी मिनरल देश में, ऑल मिनरल ये नेशन का है। वाटर, अगर तुम पानी ले रहे हो तो वाटर टैक्स दो। ऑल मिनरल, वाटर, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में तुम्हारा जाना रोका जा सकता है, प्रतिबंधित हो सकता है। वाइल्ड लाइफ, शेर का शिकार करके नहीं खा सकते, खाना तो नहीं, मतलब शेर का शिकार अपने मजे के लिए मत करो, नहीं। और दैट इज, एंड चौथी चीज देखो, ये जो इंडिया है इसके चारों ओर 12 नॉटिकल माइल्स, कितना, 12 नॉटिकल माइल्स, इसका मतलब है 23 किलोमीटर, यहाँ से 23 किलोमीटर, इतना पानी भी भारत में। तुम इसमें क्या कर सकते हो, इसमें कोई बाहर से आए तो तुम उसको गोली मार सकते हो, समझ जाएगी बात कि नहीं? तो ये तुम्हारा बताइए, दिस इज द लैंड, दिस इज द सी बिलोंगिंग टू नेशन। इसे क्या कर सकते हैं बताओ, इट इज द सी विच बिलोंग्स टू ए नेशन। अगर उसमें कोई आ रहा है, एनक्रोचमेंट कर रहा है, अनऑथराइज एंट्री कर रहा है और अपना फोर्ट में, उसका भी है। तो ये देखो पहले वाटर का देखो, ये जैसे हमारा इंडिया है तो यहाँ पर 12 नॉटिकल माइल्स, किसी देश का कितना है बताओ, 12 नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल माइल, एक माइल में 1.5 या कुछ समथिंग 1.6 किलोमीटर होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से तो करीब वैसा जो बन जाएगा, ठीक है? 23 किलोमीटर है, मल्टीप्लाई करके देखिए। करीब करीब इतना ही बैठेगा, ऐसे याद रखिए। आगे 19.2 एक बार देखिए। ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स इज हाउ मच किलोमीटर? माइल से तो वो होता है 22.2 आ रहा है, 22.2, 22.2। नॉटिकल में थोड़ा अलग होता है, वो रेडियली लिया जाता है, और 1 माइल में 1.6 किलोमीटर, लेकिन जो नॉटिकल होता है उसमें थोड़ा रेडियली और परपेंडिकुलर लिया जाता है, ठीक है? उसका अलग से देखेंगे। अब अगला देखिए, तो इसमें क्या होगा, तुमसे क्या बताया, 12 नॉटिकल माइल तुम्हारा अपना अधिकार क्षेत्र है। फिर अगला 12 नॉटिकल माइल क्या है बताओ, उसमें तुम्हारे मछुआरे मछली पकड़ सकते हैं, वो तुम्हारा इकोनॉमिक जोन है। वो कैसा बताइए, ये इनर सी है और ये इकोनॉमिक सी है, इसमें तुम जाके अगले 12 नॉटिकल माइल में क्या कर सकते हो, बोलो, ब्रिटिश फिशरी कर सकते हो। इसके बाद अगर यहाँ से यहाँ अगले 24 नॉटिकल माइल में कोई आता है तो तुम उससे उस पर वाच कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो कि भाई तुम किस पर्पज से आ रहे हो। और इसके 200 नॉटिकल माइल, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल के बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अगर किसी को तुम्हारे देश से गुजरना है, आसपास है, तो उसे 200 नॉटिकल माइल छोड़ना पड़ेगा। समझ में आई बात कि नहीं? 200 नॉटिकल माइल के अंदर आ जाएगा तो इंडियन गवर्नमेंट उसे पूछ सकती है, कुछ उसके आसपास जा सकती है, घेर सकती है।
तो उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्र। तो मैं जो यहाँ बात कर रहा हूँ कि नेशनल रिसोर्स में हमारा 12 नॉटिकल माइल ही है, अगर और देखा जाए तो 12 और ले लो, क्योंकि फिशरी के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। हमारा जो हिंद महासागर में सिक्का चलता है, क्योंकि हमारा मलक्का स्टेट हमने छोटे छोटे द्वीप सैकड़ों इधर उधर फैला रखे हैं, और उसकी वजह से हमारे न जाने कितने नॉटिकल माइल हो जाते हैं। तो जब कोई देखता है इंडिया का सी, तो उसे वो इतना सारा सी लेके बैठा इंडिया, उसी वजह से हमारा राज्य। व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ इंडिया? जब हम ये कहते हैं हिंद महासागर सही कहा गया है, क्योंकि अगर हमारे पास ये छोटे छोटे द्वीप है ना, उनके चारों तरफ का समुद्र इकट्ठा करो, वही बहुत सारा है। और इसी वजह से चाइना को हम जब चाहे रोक दें हम उससे व्यापार करने से, क्योंकि वो हमसे परमिशन लेके मलक्का स्टेट से गुजरता है। वो लोग बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से यहाँ दिखाया गया है कि एंड बुक में लिखा भी होगा, पुरानी बुक में ना, 12 नॉटिकल माइल दैट इज सी अराउंड, क्या लिखा गया बताओ? ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स सी है क्या? 19.2 किलोमीटर है, 19.2 ही किलोमीटर लिखो, बुक में तो लिखा है ना, वही लिखो। अब उसमें वो बुक नेट पे नहीं बताना, जो यही लिखो जो बुक में लिखा है। चलिए, एक तो तीसरी चीज पता चल गई, 12 नॉटिकल माइल सी। और चौथी चीज क्या है? देखो, इंटरनेशनल रिसोर्स। अभी तुमको रिया क्या बताया इंटरनेशनल रिसोर्स में, क्या बताया? दैट इज सी, 200 नॉटिकल माइल के बाद का सी, वो सब इंटरनेशनल रिसोर्स है। उसमें जो भी सी के अंदर जो सामान है वो इंटरनेशनल का, यूनाइटेड नेशन का है। बात समझ आ गई? तो दैट इज लिखा है, देखो 200 नॉटिकल ओशनिक रिसोर्सेज, ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल, उसमें तो बहुत कुछ होगा माइल्स। It belongs to no individual country, belongs to international institution। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं? यूनाइटेड नेशन, उसको भी तो अपना खर्चा निकालना है। देखो साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी चाइना का नहीं, चाइना के नाम पे जरूर है, वो वहाँ मजे से मछलियाँ निकाल रहा है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही भाई तुम वहाँ से क्यों निकाल रहे हो, तुम्हारा तो वो 12 माइल का क्षेत्र ही नहीं आ रहा है, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। सारी दुनिया का इसीलिए कन्फ्लिक्ट हो रहा है चाइना के साथ कि वो वहाँ से निकाल रहा है मछली जो उसका क्षेत्र ही नहीं है। बोलो बात समझ आई कि नहीं? इंटरनेशनल रिसोर्स से वो मछली निकाल रहा है। अभी तुमको बताई कि उसके पास कैसे कैसे जहाज हैं, उसको तो अपनी जनता का पेट तो भरना ही है ना, कब तक चूहे सांप खिलाता रहे। इतनी बात समझ आ गई? अब एक और बच्चा है, उसको कल करेंगे, ये चैप्टर लंबा है, कल ही खत्म हो पाएगा। ये